जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 5 डेट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 39 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना समय देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 39 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। So question number 37 is, a monkey is climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass at the other end. Show that whatever the force will be the monkey exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction with equal acceleration. If initially both were at rest, their separation will not change as time passes. सो क्वेश्चन नंबर 37 में हमें कुछ ऐसा कंडीशन अज्यूम करने के लिए कह रहा है जिसमें एक मंकी है, वो इस रोप को क्लाइम कर रहा है और ये जो रोप है ये स्मूथ पुली से पास होते हुए एक दूसरे ब्लॉक से बंधी हुई है जिसकी मास जो है m वो सेम एज डेट ऑफ मास ऑफ मंकी m। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू मास ऑफ मंकी इज इक्वल्स टू m। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कर रहा है कि शो डैट वाट एवर द फोर्स द मंकी एक्सर्ट्स ऑन द रोप द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन विथ इक्वल एक्सेलरेशन। मंकी इस रोप पर कितना भी फोर्स लगाए तो मंकी और ब्लॉक दोनों एक डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। ठीक है, ये हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में प्रूव करना है, शो करना है, दिखलाना है। और अगले पार्ट में हमें ये कर रहा है, इफ़ इनिशियली बोथ वर एट रेस्ट देयर सेपरेशन विल नॉट चेंज एज टाइम पासेस। मतलब अगर दोनों इनिशियली रेस्ट पे हैं और तब ये मंकी जो है अपना खुराफाती करना स्टार्ट करता है, मतलब इस रस्सी पर चढ़ना स्टार्ट करता है, तो दोनों ब्लॉक और मंकी दोनों के बीच में कभी भी सेपरेशन जो है वो चेंज नहीं होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तो सिंपल सा है, ये तो कोई भी अगर देखेगा तो ऐसे भी कह देगा कि दोनों का मास अगर सेम है तो मंकी चाहे कितना भी कोशिश कर ले ब्लॉक तो उसके बराबर में ही रहेगा, मतलब दोनों का पोजीशन लगभग बराबर ही रहेगा। मंकी इस पे चढ़ने की कोशिश करे तो ब्लॉक भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन के द्वारा हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये एक रोप है, इस पर ऑल ओवर टेंशन T रहेगी। ठीक है, इस मंकी का मास mg, मास के कारण जो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो mg नीचे, अर्थ के कारण ग्रेविटी का mg नीचे। और सपोज़ करते हैं ये मंकी जो है विथ एक्सेलरेशन a अपवर्ड इस रोप पर क्लाइम कर रहा है, तो इस पर स्यूडो फोर्स भी लगेगी और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ma। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, टेंशन माइनस mg विल बी इक्वल्स टू ma। दिस इज़ फॉर मंकी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब हम लोग ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ब्लॉक पे देखेंगे तो एक नीचे mg फोर्स लगेगा ब्लॉक पर ड्यू टू अर्थ और ऊपर से टेंशन लग रहा है। अब ये मंकी जो है एक्सेलरेशन a से अपवर्ड मूव कर रहा था, तो इस ब्लॉक के भी पास भी एक्सेलरेशन होगी। तो ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन के लिए होगा नेट फोर्स दैट इज़ टेंशन माइनस mg विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो ma। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब मंकी के लिए भी और ब्लॉक के लिए भी, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो सेम आ रही है। T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू ma, T माइनस एम जी इक्वल्स टू ma, और दोनों का मास भी सेम है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं डैट जो मंकी है वो अगर इस रोप पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो ये ब्लॉक भी उसके साथ ही साथ ऊपर जाएगा। यानी कि हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि मंकी ऊपर कैसे चढ़ेगा, इस रस्सी को नीचे खींचते हुए चढ़ेगा और रस्सी नीचे खींचेगा तो ये मंकी ऊपर भी आएगा। ठीक है, और रस्सी नीचे खींचेगी तो ये जो ब्लॉक है ये भी धीरे धीरे ऊपर अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से रस्सी होते जा रही है, यहाँ पर ये रस्सी नीचे खींचाते जा रही है तो ये ब्लॉक भी ऊपर आते जाएगा। तो मंकी और ब्लॉक दोनों एक साथ ऊपर आते जाएंगे और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन नहीं, जो वर्टिकल सेपरेशन है दोनों के बीच का, वर्टिकल सेपरेशन फ्रॉम पुली, वो भी कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मंकी कभी इस पुली से 5 मीटर डाउनवर्ड है तो ये ब्लॉक चला गया नीचे 10 मीटर डाउनवर्ड या 2 मीटर डाउनवर्ड, कुछ भी हो जाए। मतलब मंकी अगर सपोज़ 5 मीटर डाउनवर्ड है फ्रॉम पुली तो ये ब्लॉक भी 5 मीटर डाउनवर्ड होगा फ्रॉम पुली। तो ये हमारा ये दोनों इक्वेशन को देख करके प्रूफ हो गया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38।
So question number 38 is the monkey B shown in figure 5E20 is holding on to the tail of the monkey A which is climbing up a rope. The masses of the monkeys A and B are 5 kg and 2 kg respectively. If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? Take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फ्रेंड्स पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 का डायग्राम बना लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 38 में हमें कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें ये मंकी ए है और मंकी बी है. तो क्वेश्चन में ये कर रहा है द मंकी बी शोन इन फिगर इज़ होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए. ये जो मंकी बी है वो मंकी ए का टेल से लटका हुआ है. ठीक है, मतलब मंकी ए इस रोप से लटका हुआ है और ये जो रोप है ये सीलिंग से अटैच्ड है. और जो मंकी बी है वो मंकी ए के टेल को पकड़कर लटका हुआ, मतलब उसकी पूँछ को पकड़कर लटका हुआ है मंकी बी. आगे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द मासेस ऑफ मंकी ए एंड बी आर 5 kg एंड 2 kg. मंकी ए का मास हमारे पास कितना दिया हुआ है? मंकी ए का मास हमारे पास है 5 kg और मंकी बी का मास हमें दिया हुआ है 2 kg. ठीक है, ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है. और जो मंकी ए है वो इस रोप को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और अपने साथ मंकी बी को भी ऊपर चढ़ा रहा है अपने पूँछ पर लटका के. ठीक है, इफ़ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट. और क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि अगर जो मंकी ए है वो अपने टेल में, मतलब अपने पूँछ में हाईएस्ट फोर्स, मतलब मैक्सिमम टेंशन जो अपने पूँछ में वो सह सकता है वो 30 न्यूटन का ही सह सकता है. अगर 30 न्यूटन से ज़्यादा इसकी पूँछ में फोर्स लगने लगी तो इसका पूँछ अलग हो जाएगा इसके बॉडी से क्योंकि दोनों मंकी है तो वो लोग कुछ भी खुराफाती कर सकते हैं. तो ये मंकी जो ए है वो अपना पूँछ तो अलग करवाना चाहेगा नहीं, तो ये अपने मैक्सिमम टेंशन से ऊपर टेंशन अपने पूँछ में होने नहीं देगा. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मंकी ए जो है उसकी पूँछ में मैक्सिमम टेंशन वो 30 न्यूटन ही सह सकता है, टॉलरेट कर सकता है. तो ये मंकी ए जो है वो कितने एक्सेलरेशन से या फिर कितनी फ़ोर्स लगाए, कितनी फोर्स से वो ऊपर मूव करे ताकि ये अपने पूँछ में मैक्सिमम टेंशन को सहते हुए भी ये ऊपर पहुंच जाए. ठीक है, तो जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमें गिवन है. ठीक है, और इस तरीके से चढ़ना ताकि ये मंकी बी को भी अपने साथ ऊपर लेके जाए. तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि मंकी ए कितना फोर्स लगाएगा ताकि वो अपनी वज़न को और इसकी वज़न को, दोनों की वेट को संभाल सके. ठीक है, मतलब मिनिमम फोर्स वो मंकी कितना लगाएगा. तो पहले हम लोग मंकी बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. मंकी बी को सपोज़ एक मास ऑफ ब्लॉक बी से डिनोट कर देते हैं क्योंकि बार बार ड्राइंग बनाना कोई आसान काम है नहीं, तो इसे हम ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर लेते हैं मंकी बी को. तो ये मंकी बी है सपोज़, इसे हम ब्लॉक से रिप्रेजेंट किए हैं. इसकी मास हमें 2 kg गिवन है और ये अपना ऊपर फोर्स कुछ F अप्लाई कर रहा होगा और इसकी वेट जो है वो डाउनवर्ड 20 न्यूटन हो गई. M इंटू जी 2 इंटू 10 20 न्यूटन. ठीक है, और ये मंकी ए का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. मंकी ए है, ये अपना ऊपर कुछ फोर्स टेंशन T इस रोप पे अप्लाई कर रहा होगा और इसको जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी वो इसका अपना वज़न mg दैट इज़ 5 इंटू 10 50 न्यूटन और एक डाउनवर्ड फोर्स ये F जो मंकी बी अप्लाई कर रहा है, तो इस पे एक और डाउनवर्ड फोर्स F अप्लाई हो रहा है. और हमने अभी क्या लिया है कि मंकी ए की हम लोग मिनिमम फोर्स हम लोग देख रहे हैं कि मंकी ये मिनिमम फोर्स कितना लगाए ताकि वो जस्ट खड़ा रह सके इस रोप, मतलब जस्ट इस रोप को पकड़कर लटका रह सके. ठीक है, इस मंकी बी के साथ. तो उस कंडीशन में क्या होगा, टेंशन अप्लाइड बाय मंकी ए विल बी इक्वल्स टू 50 न्यूटन प्लस F, 50 प्लस F. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया. क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है तो नेट फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और इस मंकी का भी कोई मोशन नहीं होगा तो इसकी भी नेट फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए. तो F इज़ इक्वल्स टू 20 यहाँ से भी आ गया सेकेंड इक्वेशन हमारे पास. अब हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा T विल बी इक्वल्स टू 50 प्लस 20 डेट इज़ 70 न्यूटन. तो मिनिमम टेंशन अप्लाइड बाय द मंकी ए, ठीक है, ताकि वो इस रोप पर जस्ट लटका हुआ रह सके, विल बी 70 न्यूटन. ठीक है, तो देयरफॉर
minimum force applied by monkey A will be equals to 70 न्यूटन। ठीक है, अब ये मैक्सिमम फोर्स लगाएगा ताकि ये अब रोप पर चढ़ सके। ठीक है, अभी तो ये एक जगह पर खड़ा था, इस पर लटका हुआ था इस रोप पर, अब इस पे चढ़ना है इसको मंकी ए को। ठीक है, तो चढ़ेगा तो विद सम एक्सेलरेशन वो चढ़ेगा, और अगर मंकी ए कुछ एक्सेलरेशन के साथ चढ़े तो मंकी बी के पास भी एक्सेलरेशन आ जाएगी, और मंकी बी के पास यदि एक्सेलरेशन आई तो मंकी बी के एक्सेलरेशन आने से मंकी बी पर स्यूडो फोर्स भी अप्लाई होगा। तो हम लोग पहले मंकी बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जब मंकी ए विथ एन एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो अपवर्ड मूव कर रहा होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं मंकी बी का, ये मंकी बी है, ये ऊपर फोर्स कुछ अब अलग फोर्स एफ डैश लगाने लगेगा, और मंकी बी पर इसका नीचे एम जी 20 न्यूटन इसका वेट मंकी बी का वो डाउनवर्ड अप्लाई होगी, और एक स्यूडो फोर्स भी इस पर लगने लगेगी, मास ऑफ मंकी डेट इज़ 2 इंटू ए। स्यूडो फोर्स क्या होता है, एफ पी इज़ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस मंकी बी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मंकी ए है, और मंकी ए का एक्सेलरेशन है ए, तो स्यूडो फोर्स ऑन मंकी बी विल बी इक्वल्स टू एम इंटू ए, दैट इज़ मास ऑफ मंकी बी 2 इंटू ए। तो अब यहाँ पर मंकी बी उसके पास नेट अपवर्ड फोर्स एफ डैश विल बी इक्वल्स टू 20 + 2a, ये हो जाएगा मंकी बी के पास। और मंकी बी इसके टेल पर, मंकी ए के टेल पर, मंकी ए के पूंछ पर मैक्सिमम टेंशन कितना अप्लाई कर सकता है, 30 न्यूटन, क्योंकि 30 न्यूटन से अगर ज़्यादा ये एफ डैश अप्लाई करने लगेगा मंकी बी, तो मंकी बी इस मंकी ए के पूंछ के साथ नीचे गिर जाएगा और मंकी ए रोते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो 30 न्यूटन से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो मैक्सिमम जो है हम लोग वो लेके चलेंगे 30 न्यूटन का कंडीशन। तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय मंकी बी एफ डैश विल बी इक्वल्स टू 30 न्यूटन, इट विल बी इक्वल्स टू 20 + 2a। तो यहाँ से हमारे पास 2a की वैल्यू आ जाएगी 10, तो a की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मंकी ए जो है वो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही मूव कर सकता है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव किया तो इस बी पर ज़्यादा स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा, और ज़्यादा स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा तो नेट फोर्स अप्लाइड बाय मंकी बी वो 30 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा, और फिर ए को अपनी पूंछ गंवानी पड़ेगी। तो इसीलिए वो मंकी ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही मैक्सिमम ऊपर चढ़ सकता है। तो अब इसी एक्सेलरेशन से मैक्सिमम ऊपर चढ़ सकता है। तो अब देख लेते हैं कि मंकी ए कितना फोर्स लगाएगा इस रोप पर। ठीक है, तो मंकी ए की फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये मंकी ए रहा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर मंकी ए ऊपर से टेंशन, अब कुछ अलग टेंशन टी डैश अप्लाई करेगा, डाउनवर्ड फोर्स इसके पूंछ पर वो 30 न्यूटन है मैक्सिमम, और इसका अपना वेट हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, और इस मंकी ए का एक्सेलरेशन है ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है, टेंशन -30 + 50। ठीक है, टी डैश टेंशन टी डैश -30 + 50 विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ मंकी ए इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ मंकी ए कितना है, 5 kg हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 5 × 5, तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू आ जाएगी, टी डैश -80 विल बी इक्वल्स टू 25। तो टी डैश की वैल्यू यहाँ से आ गई 105 न्यूटन। तो देयरफॉर मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय मंकी ए विल बी इक्वल्स टू 105 न्यूटन। तो मंकी ए जो है वो फोर्स कहाँ से कहाँ के बीच में अप्लाई कर सकता है, 70 न्यूटन से लेकर के 105 न्यूटन के बीच में फोर्स अप्लाई कर सकता है, ताकि जो मंकी ए की जो पूंछ है वो सही सलामत रह सके। नहीं तो मंकी ए को अपनी पूंछ गंवानी पड़ेगी अगर वो 105 न्यूटन से एक्सीड किया तो। और अगर वो 70 न्यूटन से बिलो उस अपना फोर्स लगाने लगेगा तो ये मंकी ए रोप को छूट जाएगा उससे, रोप उससे हाथ से, और दोनों मंकी नीचे गिर जाएंगे।
So this will be the answer of question number 38. Now let's move to question number 39. Question number 39 is, figure 5e21 shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man itself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? सो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें एक मैन है जिसका मास है 60 kg। ठीक है, मैन का मास जो है वो 60 kg गिवन है। 60 kg इज़ स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन, और ये जो वेइंग मशीन है वो लाइट वेटेड है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि लाइट वेइंग मशीन, मतलब इस वेइंग मशीन का मास हमें नेग्लिजिबल लेना है, इस वेइंग मशीन को हमें मासलेस मानना है। ये मैन जो है एक बॉक्स के अंदर खड़ा है, जिस बॉक्स का मास हमें गिवन है, मास ऑफ बॉक्स विल 30 kg। ठीक है, ये मैन इस तरीके से खड़ा है कि मैन एक रस्सी को पकड़ा हुआ है और रस्सी जो है ये पुली से घूमते हुए इस बॉक्स से बंधी हुई है और मैन इस बॉक्स के अंदर खड़ा है। तो अभी ये जो मैन है ये रस्सी में कुछ फोर्स लगा रहा है, सपोज टेंशन टी। ठीक है, टी फोर्स लगा रहा है ताकि ये जो बॉक्स है और ये मैन जो है इक्विलिब्रियम में है। तो हमें ये कह रहा है, इफ़ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज़ द वेट शोन बाय द मशीन। अगर मैन किसी तरीके से इस बॉक्स को रेस्ट पे रखा हुआ है और ख़ुद को भी रेस्ट में रखा, मतलब एवरीथिंग इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो ये जो वेइंग मशीन है इस मैन की वेट कितनी है, वो कितनी डिस्प्ले कर रही होगी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये वेइंग मशीन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कितना रीडिंग डिस्प्ले कर रहा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब वेइंग मशीन तो एक्चुअली वेट ही डिस्प्ले करता है, तो यहाँ पर वेट ऑफ मैन डिस्प्ले नहीं होगा, कुछ और डिस्प्ले होगा, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से समझेंगे। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। अगर ये वेइंग मशीन में उसे अपनी करेक्ट वेट डिस्प्ले करानी है तो ये जो मैन है ये इस रोप पर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में हम लोग मैन का और बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मैन है, ठीक है, और इसने इस पे ये ऊपर की अब फोर्स लगा रहा है रस्सी से टी। ठीक है, मैंने इसके सिर से दिखा दिया, यहाँ पे हाथ से दिखाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैन पे एक टी फोर्स, अपवर्ड फोर्स मैन अप्लाई कर रहा है, तो रस्सी भी उस पर अपोजिट टी फोर्स ऊपर अप्लाई करेगी। ठीक है, और ये मैन पर धरती के कारण इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा mg। ठीक है, और वेइंग मशीन इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n अपवर्ड अप्लाई करेगी वेइंग मशीन। और वेइंग मशीन को तो हमें क्वेश्चन में मासलेस अज्यूम करने के लिए कहा गया, तो वेइंग मशीन का हम लोग कोई फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो अब ये मैन इक्विलिब्रियम में है, मतलब एवरीथिंग इज़ इन रेस्ट, तो ऑल द फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दैट टेंशन प्लस नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो टेंशन प्लस नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास ऑफ द मैन, कितना है 60 kg इंटू जी 10, इट विल बी 600। तो ये हमारा यहाँ से आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस ये जो बॉक्स है इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये बॉक्स हुआ, ठीक है, और ये बॉक्स पर ऊपर टेंशन टी, क्योंकि ये पूरी रस्सी एक है, तो जितना मैन यहाँ पर फोर्स लगाएगा टी, उतना पूरा रस्सी में सब जगह फोर्स टी लगेगा। तो इस बॉक्स पर भी टी फोर्स लग रहा है। अब वेइंग मशीन के द्वारा इस बॉक्स पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, ये n, और मास ऑफ द बॉक्स वो भी डाउनवर्ड होगी mg। और ये जो बॉक्स है वो भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट में है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो नेट फोर्सेस ऑन दिस बॉक्स विल बी बैलेंस्ड। तो यहाँ से देखेंगे टेंशन विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल प्लस mg। तो हम लोग थोड़ा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टेंशन विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल प्लस मास ऑफ द ब्लॉक 30 kg, 30 इंटू 10, इट विल कम आउट टेंशन विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल प्लस 300। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से
टेंशन को एलिमिनेट करते हुए नॉर्मल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग टेंशन की जो वैल्यू है t इज़ इक्वल्स टू n प्लस 300, इसको हम लोग इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमें मिलेगा t प्लस n इज़ इक्वल्स टू 600। ये हमारा था इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 से t इक्वल टू n प्लस 300, इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो t के जगह रखेंगे n प्लस 300 विल प्लस n इट इक्वल टू 600। तो यहाँ से आएगा 2n विल बी इक्वल्स टू 300। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 150 न्यूटन। ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द मैन एंड द वेइंग मशीन वो हमारे पास आ गई 150 न्यूटन। तो वेइंग मशीन तो फोर्स को तो डिस्प्ले नहीं करती है, वेट को डिस्प्ले करती है, मतलब मास को डिस्प्ले करती है। सॉरी, वेट मैंने गलत बोल दिया, मास को डिस्प्लेस करती है। तो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर मास displayed by weighing machine will be equals to force on weighing machine divided by acceleration due to gravity. It will come out 15 kg. So this is the answer of first part of the question. Now let's see second part. अब हमें सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट फोर्स शुड ही एग्जर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। मतलब अब वो जो मैन है, ये मैन था, ये रोप पर कितना फोर्स लगाएगा ताकि ये वेइंग मशीन इसकी करेक्ट वेट डेट इज़ 60 kg वो डिस्प्ले करे वेइंग मशीन। अभी वेइंग मशीन कितनी डिस्प्ले कर रही है, 15 kg। तो मैन चाह रहा है कि मैं इस पर और ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊं ताकि ये वेइंग मशीन जो है उसका करेक्ट वेट 60 kg यहाँ पर डिस्प्ले करे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, अगर मैन यहाँ सभी फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है, और अगर मैन ये टेंशन T फोर्स को बढ़ाता है तो ये मैन जो है ऊपर एक्सिलरेट होने लगेगा विथ एक्सिलरेशन A। ठीक है, उसमें मैन के पास एक्सिलरेशन A आ जाएगी, और अगर मैन एक्सिलरेट होने लगा तो पूरा सिस्टम की इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बॉक्स भी जो है वो भी एक्सिलरेशन में आ जाएगी, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि टेंशन T की वैल्यू बढ़ रही है, तो बॉक्स पे भी T की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो भी बढ़ेगी, तो बॉक्स भी जो है वो अपवर्ड एक्सेलरेशन में आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो ये हमारा मैन रहा, और अब ये कुछ अलग फोर्स T' अप्लाई करने लगा रोप पर, ताकि ये जो नॉर्मल है वो कुछ और हो गया N'। ठीक है, और यहाँ पर इसका नीचे mg। ठीक है, और ये जो मैन है अब इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पहले सारी की सारी फोर्सेस बैलेंस्ड थी, लेकिन अब T' की वैल्यू बढ़ने लगेगी तो एक्सेलरेशन आने लगेगा मैन में। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से इक्वेशंस को, तो T' प्लस N' प्लस mg विल बी इक्वल्स टू, सॉरी माइनस mg, क्योंकि mg अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस mg will be equals to mass into acceleration. Net force is equals to mass into acceleration. तो यहाँ से T' प्लस N' क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, न्यू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन वेइंग मशीन एंड द मैन। तो अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो मैन कितना चाह रहा है कि वेइंग मशीन कितना डिस्प्ले करे, अब 60 kg डिस्प्ले करे, मतलब वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N' जो है वो अब कितना लगने लगे, 60 × 10 मतलब 600 न्यूटन। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर इस वेइंग मशीन पर 600 न्यूटन लगेगी तभी तो वेइंग मशीन 60 kg डिस्प्ले करेगा। तो न्यू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू 600 न्यूटन। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 600 माइनस mg की वैल्यू 60 × 10 इट विल इक्वल टू m की वैल्यू 60 मास ऑफ मैन इंटू एक्सेलरेशन a। तो यहाँ से 600 और 600 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू T' विल बी इक्वल्स टू 60A। ये हमारे पास आ गया कोई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग इस बॉक्स की हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो बॉक्स के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो बॉक्स पे ऊपर लगेगा T' फोर्स। ठीक है, नीचे अब इस पर नया नॉर्मल फोर्स N' लगने लगेगा बिटवीन वेइंग मशीन एंड द बॉक्स, और बॉक्स का तो mg जो नीचे था वो तो नीचे ही रह जाएगा, और बॉक्स के पास भी एक अपवर्ड एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी ड्यू टू एक्स्ट्रा T' फोर्स। तो अब हम लोग इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो T' माइनस N' माइनस mg विल बी इक्वल्स टू ma।
ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा टी डैश माइनस टी डैश की वैल्यू को हम लोग रख देते हैं थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। तो 60A माइनस एन डैश की वैल्यू कितनी है हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पर, एन डैश की वैल्यू 600 न्यूटन, ठीक है। तो एन डैश की वैल्यू रख देंगे 600 माइनस मास ऑफ बॉक्स इंटू जी। मास ऑफ बॉक्स कितना गिवन है 30 kg, तो 30 इंटू 10 300 विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ बॉक्स इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ बॉक्स कितना है 30 इंटू एक्सेलरेशन ए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 60A माइनस 900 विल बी इक्वल्स टू 30A। तो ये 30A को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर 30A हो जाएगा 60A माइनस 30A 30A, और 900 को उस तरफ भेज देंगे तो 900। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली न्यू टेंशन देयरफॉर न्यू टेंशन टी डैश इज इक्वल्स टू 60A था थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60 इंटू ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 30। तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू आ गई 1800 न्यूटन। तो देयरफॉर हम लोग फाइनल आंसर यहाँ पर लिखेंगे दैट देयरफॉर द मैन हैज़ टू अप्लाई 1800 न्यूटन force on the rope to get his correct reading displayed on weighing machine. So this is the answer of question number 39. तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 39 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी डाउट्स मेरे वीडियोस को देखकर क्लियर हो गई हो तो लाइक बटन ठोक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।